अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, बचपन में एक कहानी पढ़ा करते थे, शेर आया और एक दिन हकीकत में शेर आ जाता है और फिर चरवाहे की सारी भेड़ बकरियों को चीर फाड़ डालता है। इसका अमली मुजाहरा 2 दिन कबल 9 और 10 मई को देखा, जब पाकिस्तानी सुरमाओं ने भारत को ऐसा लथाड़ा कि दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। भारत ने उड़ी पठानकोट पर पुलवामा के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए शेर आया का रोला डाला और रोला डालकर पाकिस्तान पर अटैक करने की कई बार कोशिश की और अब पहलगाम फॉल्स फ्लैग का बहाना बनाकर दुनिया को चीख कर बताया कि पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया और साथ ही पाकिस्तान पर मिसाइल दागने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार यह हुआ कि शेर वाकई आ गया और फिर शेर ने जो किया वो सारी दुनिया ने देखा। जब भारत पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी के लिए मीडिया पर पाकिस्तानी हमले की झूठी और बेबुनियाद खबरें चला रहा, ऐन उस वक्त DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मीडिया पर आए और 2 टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान जब हमला करेगा तो उसकी गवाही इंडियन मीडिया नहीं बल्कि सारी दुनिया देगी। यकीन दिलाता हूं, ये उनको भी अच्छी तरह पता है कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। दी होल वर्ल्ड विल कम टू नो। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। मगर भारत पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने लगा और रात की तारीकी में पाकिस्तान पर मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में मसाजिद तबाह और 31 अफराद शहीद हो गए। और उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन तैयारों के साथ लंबी तरीन डॉग फाइट की और भारत के 5 तैयारे मार गिराए, जिसमें इंडिया का गरूर फ्रांसीसी जंगी तैयारे राफेल भी शामिल थे कि पुलवामा फॉल्स फ्लैग वाक़े के बाद जिसकी कमी मोदी को शिद्दत से महसूस हुई थी। 1 घंटे की डॉग फाइट और LOC पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सरजमीन की तबाही के बाद भारत अपने जंगी तैयारे 300 किलोमीटर पीछे ले गया, मगर समझ उसे फिर भी नहीं आई। जब 9 मई की शाम हुई तो इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी और आन की आन में लाहौर, कराची और सियालकोट फतह करने के साथ खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम TTP और बलूचिस्तान में कलअदम BLA की हुकूमत कायम करा दी और पाकिस्तान को अखंड भारत का हिस्सा बना दिया। और आधी रात को उन्हें हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को गिरफ्तार करा के वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को मुल्क से फरार कराने की झूठी खबर भी नशर कर दी। भारतीय मीडिया का फेक प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा था कि चैनल्स के रिपोर्टर्स तक खुद फट पड़े। यही नहीं बल्कि फेक खबरों की भरमार के बाद भारतीय मीडिया के एक चैनल ने अपने अवाम से माफी भी मांगी। जब भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कराने के ख्वाब देख रहा था, ऐन उस वक्त आर्मी चीफ सुबह की नमाज पढ़कर नाराए तकबीर बुलंद करते हुए भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस शुरू कर चुके थे और इस ऑपरेशन में भारत को ऐसी हजीमत का सामना करना पड़ा कि उसका तमाशा फिर पूरी दुनिया ने देखा। इस रिवायती जंग में भारत सिफारती सतह पर भी बुरी तरह नाकाम हुआ। भारत के साथ सिर्फ इजराइल खड़ा था, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन, तुर्की और आज़रबाईजान अल ऐलान खड़े थे। यूं भारत ने तुर्की पर बम गिराने और ईरान के खिलाफ भी हर्जासराई की। 10 मई को लड़ी जाने वाली जंग में पाकिस्तान ने भारत को ऐसी धूल चटाई कि भारत के साथ उसके इत्तेहादी भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान ने भारत के गरूर का सबब बनने वाले 4.5 जनरेशन के फ्रांसीसी राफेल तैयारे राख का ढेर बना दिए। रूस का नाकाबिले यकीन दिफाई निज़ाम S-400 MSL जो भारत ने अरबों रुपए लगाकर 2018 में खरीदा था, उसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया और अखंड भारत का मान, उनकी शान ब्राह्मोस मिसाइल को पाकिस्तान ने फिजा ही में मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। इजराइल के करोड़ों डॉलर्स के रडार में नाने वाले ड्रोन्स को तबाह कर डाला और भारत का सारा गरूर खाक में मिलाते हुए भारत की मांग में लगा सिंदूर उजाड़ डाला और भारत माता को विधवा कर डाला। भारतीय ऑपरेशन सिंदूर की तबाही पर इंडियंस अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बोलने लगे। यही नहीं बल्कि झूठी, बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा वाली खबरों पर भारतीय मीडिया ने खुद माफी मांगी। 1965 में पाकिस्तान ने भारतीय टैंक्स का दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाया था और 2025
की जंग में पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन्स का दुनिया का सबसे बड़ा शमशान घाट बना डाला। भारत ने हमारी 9 अहम तंसीबात पर हमला किया, जिसमें नूर खान एयरबेस और रहीम यार खान का शेख ज़ैद एयरपोर्ट भी शामिल था। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की 26 तंसीबात पर हमला किया, मगर पाकिस्तान का हमला इतना शदीद था कि भारतीय फौजों ने अपनी चौकियों पर सफ़ेद परचम लहराकर जिंदगी की भीख मांगी और आखिर में भारत सरकार ने तुर्किया, सऊदी अरब और अमेरिका के पांव पकड़कर सीज फायर के लिए दरख्वास्त की और दुनिया ने बताया कि भारत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान को सीज फायर के लिए राजी किया गया। जब ट्रंप ने सीज फायर का ट्वीट किया तो इंडियन मीडिया ट्रंप पर चढ़ दौड़ा। इस जंग के हवाले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत को 3.2 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का नुकसान कहीं कम है। पाकिस्तान ने न सिर्फ भारत को फिजाई लड़ाई में धूल चटाई, बल्कि ज़मीनी जंग में भी उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया और LOC पर कई चौकियों को मलबे का ढेर बनाया। और सबसे बढ़कर यह कि टेक्नोलॉजी में अपना सिक्का मनवाने वाले भारत को साइबर हमलों में ऐसी शिकस्त दी कि भारत के 70% ग्रिड स्टेशंस जाम हो गए, ऑफिशियल वेबसाइट्स हैक हो गई और आर्मी की अहम मीटिंग्स तक हैक कर ली गई। गर्ज पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई जंग में पाकिस्तान ने बरी, बहरी, फिजाई और साइबर दुनिया के हमलों में भारत को ऐसी शिकस्त दी कि दुनिया ने पाकिस्तान को एशिया का नाकाबिले शिकस्त मुल्क करार देते हुए पाक आया को आसमानों का बादशाह करार दे दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी पर बात करेंगे। मेरे साथ पैनल मौजूद है, मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब ने, इनके साथ साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी में ज्वाइन कर चुके हैं और सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर अब्बास चीमा साहब भी हमारे साथ हैं। एयर मार्शल साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ क्योंकि भारत शायद बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रहा था और हमारे शाहीनों ने जिस तरीके से उनका मुंह तोड़ जवाब दिया वो शायद सदियों तक याद रहेगा। अभी रिसेंटली DJMOs का रब्ता हुआ है और ये खबर सामने आ रही है कि सीज़ फायर को परमानेंट करने की बात की गई है। आप समझते हैं कि ये किस तरीके से खुशाइंद है और आपको लगता है कि अभी भी ख़तरा भारत की तरफ से है, मौजूद है? बहुत शुक्रिया जी। भारत का जो माइंडसेट है वो उसके मुताबिक ये ख़तरा तो इस बरसगीर में रहेगा। हमें उसी ख़तरे के मौजूदगी में ही अपने फ्यूचर जो प्लान्स हैं और तैयारियां हैं उसको बरकरार रखना है और यही चीज़ इंश्योर कर सकती है कि ये जो सीज़ फायर की बात हुई है उसको वो कितनी पायदार होगी। क्योंकि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हमने उनके साथ कर दिया है इसको जी टेक्निकली कहते हैं टोटल पैरालिसिस, जो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने एक फुल स्पेक्ट्रम वॉर में जिस तरह अपने तमाम एसेट्स EW, ESM, इलेक्ट्रॉनिक जो दूसरे नेटवर्क सेंट्रिक और फिर वो प्लेटफॉर्म्स और उन पर ऑन बोर्ड वो हमारे मिसाइल सिस्टम्स और फिर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ये सारे इस थिएटर में इतनी इंटेंस वॉर में एम्प्लॉय हुए हैं कि इसकी नज़ीर मॉडर्न एयर पावर हिस्ट्री में नहीं थी। और सिर्फ भारत ही नहीं इस अभी तक शौक में है बल्कि दुनिया भी हैरान है और मेरा ख्याल है कि अब जो दुनिया की आउटलुक है बरसगीर के बारे में वो कभी दोबारा वो नहीं होगी जो इससे पहले थी, उसमें एक तब्दीली आएगी। लेकिन भारत के रवैये में कितनी तब्दीली आती है वो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, ये हमें देखना पड़ेगा और उसमें हमें उतनी ही एहतियात करनी पड़ेगी जिस तरह हम पहले उनको डील करते आए। एग्जैक्टली और ये चूँकि ये चीफ एयर मार्शल ने भी कल कहा कि ये इट्स अबाउट माइंडसेट, तो ब्रिगेडियर साहब ये जो माइंडसेट था उसके साथ क्या भारत आपको लगता है कि इस तरह के माइंडसेट के साथ कोप अप करने की कोशिश भी कर पाता? और दूसरा ये कि व्हाट चेंज्ड USA, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट दे रहे थे ऑलरेडी कि ये हमारा ताल्लुक नहीं है इससे, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, और फिर उनका बिजनेस अचानक बन भी गया। आई थिंक जो मिलिट्री ऑपरेशंस किए पाकिस्तान में आई थिंक उससे मेजर जो है ना इम्पैक्ट आया। बेसिकली इस ऑपरेशन से पहले एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था हैमर शील्ड, और उसमें ये था कि शील्ड हमारी आगे डिफेंस के लिए, हैमर अभी आना है। तो जब एयरफोर्स और PF ने डिफेंस किया उसके दौरान ही आई थिंक जो हुआ उनके साथ, अभी हमारा हैमर नहीं चला था जो जनरल महसूस है, उसमें इतने लॉसेस अभी आई थिंक आपने रेफरेंस भी दिया, ये जो बेसिकली पब्लिक
इंडिया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका मैं देख रहा था, ये खातून जो है नीलो वास का आपने इसकी रेफरेंस किया, इसके अभी तकरीबन 1.36 मिलियन व्यूज है। क्या मतलब है, कम से कम 10 लाख इंडियन ने तो देखा है। इसमें टेलीग्राफ की जो रिपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। दिस इज मच मोर देन, जो मेरी असेसमेंट है, मैंने आज पे वीलॉग भी किया है, कि जो आई थिंक जब शुरू में झटका लगा इनको, और बिकॉज जिस तरह मार्शल साहब ने कहा कि जो मैं तो इसको बेसिकली, हमने इस पे आर्टिकल भी लिखा था, इसको मजाक वॉरफेयर कहते हैं, और इसमें जो लेट्स से स्पेक्ट्रम है एयर का, उसके अंदर फिर आपकी लेयर्स हैं जिसके अंदर ये लड़ाई होती है, और फिर स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम, फिर ट्रेनिंग है, फिर पायलट्स की आप कह लें कि जो है बेसिकली उनका लेट्स से कंडक्ट था, जिस तरीके से आपने देखा कि लोग साइन करके जा रहे थे अपनी वसीयत, तो एट टाइम वन वे टिकट मिशन पे भी थे लोग, जब स्पेशली S-400 कोड आया गया। तो इसमें आई थिंक इतना बड़ा झटका लगा इसका, आई थिंक अभी एनालिसिस आ रहा है। मुझे सिर्फ अफसोस ये है कि जो वेस्ट के बड़े बड़े आई थिंक पावर्स हैं, इसमें US है, इसमें UK है, फ्रांस है, दे हैव सीन दिस लाइव। आज का सैटेलाइट का दौरा, जितनी विजिबिलिटी PF को थी, तो ऊपर से एक मिसाइल, एक शेल जो है, या तो लेकिन आप देखें ना कि जो लीकेज वाला है वो फिर रखा जाता है इज्जत बचाने के लिए। तो अभी ये भी सुनने, जो टेलीग्राफ का अपना जो है, उसमें आई थिंक ये बड़ा जरूरी है बात करना कि इंडियन एयर डिफेंस हैड टू देन शिफ्ट 300 किलोमीटर वहां से, 300 किलोमीटर की पट्टी उन्होंने छोड़ दी थी, रफाइल निकाल लिए थे, और कंक्लूजन यही था कि अगर 3 ठुक गए तो शायद जो है ना 36 का फीट 30 तो आगे आए थे कि सारा हो जाएगा और बहुत ज्यादा नुकसान होगा। आई थिंक दैट ये एक तो शॉक PF ने दे दिया। फिर जब बिलान मरसूस लॉन्च हुआ, और उसमें जो सिस्टम थे हमारे, और अभी तक पाकिस्तान ने 10% टोटल डिस्प्ले की है, 2% इस्तेमाल किया मिलिट्री कैपेबिलिटी, उनको बता दें। ये मेरे से, मैं जाता हूँ भारतीय चैनल पे, कहते थे आपका आर्टिलरी एमुनेशन 4 दिन का है, तो मैंने पूछ रहा है बताएं कि आर्टिलरी एमुनेशन 4 दिन का है या जनरल बख्शी साहब की फॉल्स स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे थे कि हम बस 4-5 दिन ही लड़ सकते हैं। जी मैं उसमें रहा उनके प्रोग्राम में, फिर मैं आया जो ना जितना प्रोपेगेंडा कर देना, गॉट आउट। अच्छा, दूसरा जो है उसमें आई थिंक जो सबसे क्रिटिकल था कि इतना बेसिकली कोलैप्स हुआ, उसके बाद तो बड़े गैप्स क्रिएट हुए कि एक्चुअली जिस तरह मास्टर साहब कह रहे हैं कि एक पैरालिसिस, यानी जिसको कहते हैं फालज गिर गया, और जो बिलान मरसूस का हथौड़ा था उतना शदीद था। फिर इसमें आई थिंक ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन है, इसमें आपने देखा ग्राउंड से फिर स्ट्रेटेजिक फोर्सेज जो हैं उन्होंने एंगेज किया, और अभी ये शॉर्ट वाले लेट्स से मिसाइल्स थे। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस वाज द शॉक व्हिच ब्रॉट देम ऑन टू। अभी मोदी की स्पीच चल रही है, जब इधर बात हो रही थी, और वो फिर बढ़ के तो मार रहा है कि जी पाकिस्तान ने हम पे ये कर दिया, हमने आतंक को किया। तो मेरे, अच्छा हम इधर टर्की में 30 सेकंड दे रहे हैं, आप इसको छोड़ दें कि भारत और पाकिस्तान क्या कह रहे हैं। जस्ट यू नो वॉच लेट्स से मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया ऑफ एंटायर मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ एशिया में आप चले जाएं, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, ठीक है, न्यूट्रल है ना ये लोग। टर्की में तो हम अभी इधर हैं, उधर तो सेलिब्रेशन है, अजरबैजान है। देन यू गो टू यूरोप नाउ, क्योंकि बेसिकली उसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यूरोप का वो हिल गया है, बिकॉज नाउ यू हैव चाइनीज टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तानी पायलट्स, और उसमें पाकिस्तानी लेट्स से पायलट, पाकिस्तानी एयरफोर्स की अपनी भी कैपेबिलिटी है इंडिजिनस, और वो कह रहे हैं कि नए रूल्स ऑफ यू नो वॉरफेयर लिखे जा रहे हैं। सिर्फ जो मार्शल लूम के ताने देते थे उनको ये बता दें एक्चुअली बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया हमारी जो कैपेबिलिटी थी उसको। मैं कमर चीमा साहब से भी, क्योंकि वो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, सवाल करना चाहूँगी कि ये खदशा मौजूद था रिगार्डिंग न्यूक्स, और फिर हमने देखा कि इस बारे में ट्रम्प साहब ने भी कहा, और 2 ऐसे मुल्क जो हमसाए भी हैं, जौहरी ताकत भी रखते हैं, ये कितना बड़ा डिजास्टर होता या हो सकता अगर ये ऑप्शन पर गौर कर लिया जाता और लॉक कर ली जाती। देखिए, इसमें पाकिस्तान और भारत की एग्रीमेंट मौजूद है 1988 में आई थिंक, और फिर 90 और उस एग्रीमेंट्स में ये है कि पिछले हम तकरीबन 34 ईयर्स से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी लिस्टें शेयर करते हैं ऑन जनवरी 1 एवरी ईयर। तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी। और लेकिन द पॉइंट जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्राइसिस के अंदर, देखिए 2-3 एंगल से देखिए। पहली बात तो ये है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि तुमने किया क्या। पूरे का पूरा भारत सवाल कर रहा है। इंडिया की ऑपोजिशन ये कह रही है कि आप इजलास बुलाएं और हमें बताएं आपने किया क्या और ये सीज फायर क्यों हुआ। इट मीन्स कि वहाँ पे सवाल क्वेश्चन मार्क लग गया नरेंद्र मोदी के ऊपर कि चले थे तुम पाकिस्तान मिसाइल फायर करने, चले थे तुम एक जंग की तरफ जा रहे थे, तो ये आपने ब्लंडर क्या किया है। एक तो इंडिया के अंदर आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं जो कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कामयाबी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने कहा उनकी अपोजिशन उनसे पूछ रही है कि आपने क्या किया, लेकिन एक बड़ी अहम बात है जिसके ऊपर बात नहीं हो रही, वो ये है
कि इंडिया ये जो न्यू नॉर्मल बना रहा है कि अगर इंडिया के अंदर कहीं पे कोई वाकया होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। मैं समझता हूँ इसको सीरियस लेके कि जो ब्लफ कॉल कर रहे हैं, ब्लफ है ये, और इस ब्लफ का जवाब हम तो आपको पता है जिस तरह हमने अभी दिया है, इस पे बात करनी चाहिए। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर BLA को, TTP को, बहुत सारी जो इधर दहशतगर्द जमातें हैं उनको ओपनली स्पॉन्सर किया जा रहा है। उनका मीडिया कहता है अगर हमने इस चीज को हाईलाइट ना किया, जो कि मुझे खदशा है, जो कि हमारा माजी का रिकॉर्ड ये है कि हम इन दहशतगर्द जमातों से लड़ते रहते हैं, लेकिन इनके जो टेरर इनको फाइनेंस करने वाले हैं, इनको पैसा देने वाले हैं, इनको वेपन देने वाले हैं, हम उन तक नहीं पहुंचते और हम इसको डोमेस्टिकली अपनी इसी डिबेट में लगे रहते हैं कि TTP और BLA को हम एक गवर्नेंस और इंटरनल इशू समझते हैं। ये एक इंटरनल इशू नहीं है, ये एक एक्सटर्नल इशू है। खुदारा इस डिबेट को हमें एक्सटर्नलाइज करना है और उसमें नरेंद्र मोदी और भारत को अगर आपने अकाउंटेबल ना ठहराया, और देखे दहशतगर्दी से हम मुतासर हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं। और पिछले 15-20 सालों से हो रहे हैं। जी, आपने 80,000 लोगों की लाशें उठाई हैं, उन्होंने नहीं उठाई। उनको तो हाँ एक वाकया हुआ, वहां पे आपने एक इलाके को ऑक्युपाई किया हुआ है, वहां पे इंडिजिनसली लोग करते हैं इतना कुछ। तो सवाल सिर्फ ये है कि हम मुतासर हैं और हमारा इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होना चाहिए और दुनिया को हाईलाइट करें। जब भी दहशतगर्दी का वाकया हुआ, जैसे जाफर एक्सप्रेस बहुत बड़ा वाकया हुआ, क्या हमने इसको पूरा इंटरनेशनली हाईलाइट किया था? नहीं किया था। हमें ये बहुत अहम पॉइंट है कमर साहब जो आप उठा रहे हैं। मुझे ब्रेक का एक कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इसी पॉइंट से हम अपनी गुफ्तगू को जो है वो मजीद डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं अपनी आवाम के बहुत इसरार पर। शायद मुंह छुपाने की जगह नहीं थी और उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि 100 दहशतगर्दों को हमने निशाना बनाया, बल्कि उन्होंने खुली छुट्टी दे दी अपनी अफवाज को कि हम मज़ीद भी काम करेंगे। तो लगता यूँ है कि सबक कभी भी सीखे नहीं है और अगर आपने दहशतगर्दी का खात्मा करना है तो अपने घर से आगाज़ करें, अब RSS से आगाज़ करें। लेकिन एयर मार्शल साहब अभी जो बात कर रहे थे कमर चीमा साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या ये वो वक्त है कि जब हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक इंतहाई खूबसूरती से डिप्लोमेसी के अंदर अपना लोहा मनवाया है और तमाम दुनिया को बताया है कि हम अमन पसंद लोग हैं, क्या इसे मज़ीद यूज़ किया जा सकता है और स्ट्रेटजी में चेंज भी आना चाहिए? देखिए, आपने जो सजेशन दी है मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा अमेंड कर लें, अपने घर से नहीं अपने आप से शुरू करें। क्योंकि सबसे बड़ा प्रूवन दहशतगर्द तो नरेंद्र मोदी खुद है। गुजरात का जो है बुचर ऑफ गुजरात का, उसको जो नोटोरियस खिताब ऐसे नहीं मिला। तो मेरे ख्याल में तो फिर उसको सबसे पहले खुद अपने आप को पेश करना चाहिए और उसके बाद जो है ना अपने गिर्द वो जो उसने गांधी के जो असैसिनेटर्स हैं उनको जो रोल मॉडल मानते हैं और हीरोज़ मानते हैं उनको अपने पास से ख़त्म करे तो फिर दहशतगर्दी का इस खित्ते से ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, हमने तो महज जवाब दिया है, हमने तो कोई एग्रेशन की नहीं। हमने तो UN के चार्टर के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक अपने सेल्फ डिफेंस में जितना ज़रूरी था हमने उतना ही किया है। लेकिन क्या उसके बाद वो बाज आ जाएंगे? अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में नहीं। वो अभी तो शॉक में है। उसके बाद जब वो रिकंसाइल करेंगे और ये सारे नुकसानात जो हैं जब ये उनको हॉन्ट करेंगे और उनके अंदर अपने मुल्क से और अपनी इवन जमात के अंदर से जब प्रेशर मज़ीद बिल्डअप होगा तो वो फिर दोबारा से री-ग्रुप होके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल में जो पहला महाज वो री-एनर्जाइज करेंगे, ऑलरेडी वो बड़े प्रोएक्टिवली कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उसके लिए ज़हनी तौर पे भी और फिज़िकली भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। एग्जैक्टली और इसके सबूत जो जैसे कि कमर साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि सबूत दुनिया के सामने रखने चाहिए। अनदर थिंग हैपेंड के जो शिवसेना पार्टी है, मोदी सरकार की इत्तेहादी पार्टी, ब्रिगेड साहब वो अब रिज़ाइन मांग रहे हैं अमित शाह से, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, कि नाक़िस कारकर्दगी हुई और हमने उस तरीके से जवाब नहीं दिया। फिर राहुल गांधी ने बाकायदा इस पर बोला है और कहा है कि फ़ौरन से इजलास बुलाया जाए और हमें सवालों के जवाब दिए जाए। एक ऑलरेडी डिबेट छिड़ गई है इंडिया में और पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग व्हाई मोदी इज स्टिल देयर प्राइम मिनिस्टर। तो आप समझते हैं कि
it's a very golden ticket for Pakistan and the world to get rid of these kind of terrorist जो इंडिया में इस वक्त बड़ी सीट्स पर बैठे हुए हैं। आई थिंक वैसे मेरी तो दुआ है कि मोदी साहब 2030 तक रहें, और जो मतलब बेसिकली क्योंकि जो इतना बेड़ा गर्क किया है उन्होंने भारत में, ऑनेस्टली मैं वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि इसको बैठा नहीं। अच्छा, इस पे मैं थोड़ा सा आता हूँ कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनका आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, बिकॉज देखें अभी टेलीग्राफ की रिपोर्ट, अभी इनके लेफ्टिनेंट जनरल है एक इनका आई थिंक जयपुर डायलॉग है, बड़ी सीरियस डिबेट लेकिन है, सारे भक्त भी हैं। ही इज नाउ एक्नॉलेजिंग कि जी चाइना से तो हम लड़ लेते, जस्ट इमेजिन कि जी इनका जो इक्विपमेंट है पाकिस्तानियों ने चाइना से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल में आहिस्ता आहिस्ता वो आ रहे हैं। तो देखें लॉसेज आर वेरी क्लियर। मैं इसमें कैलकुलेट किया सारा कि जो 200 किलोमीटर की एक बेल्ट है ऊपर नॉर्थ से लेके सियाचिन से लेके नीचे इनके भुज वगैरह जहाँ पे नालियाँ हैं, जिसमें एयर बेसिस हैं मेनली और कमांड हेडक्वार्टर, जैसे इमेजिन कि उधमपुर नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी कमांड है जिसमें इनका बैठता है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर को कंट्रोल करता है, नगरोटा। देन S4 अभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। मोदी को भी क्लियर है, इनके आई थिंक मिलिट्री कमांड को क्लियर है कि जी वी हैव बीन लिटरली सॉर्टेड आउट, और जो कैपेबिलिटी है अभी टू, जिस अगर आप 300 किलोमीटर से पीछे ले गए अगर अपना एयर सिस्टम जो है स्पेशली फ्रंट लाइन, तो फिर आप क्या लड़ेंगे? मोदी कहते गोली आएगी तो गोला मार। दिस इज ऑल आई थिंक दे आर गोइंग टू ट्राई टू बिल्ड अप मोराल को, कहते हैं मनोबल पे जो ना अटैक ना करें, मनोबल इज बेसिकली मोराल। तो इस पे बड़ी डिस्कशन हो रही है। आई फील कि देयर गोइंग टू बी लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम इनसाइड इंडिया नाउ एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। राहुल गांधी ने आई थिंक जो बात की बड़ी मीनिंगफुल थी, ऑल्दो ही एक्चुअली सेड कि जी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर ये किया हमारे साथ, बट एनीवेज ही मेंशन कि जो पावर आपके सामने खड़ी है आपको पता नहीं वो कितनी पावरफुल है। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज बीन एक्नॉलेज। इसको आप छोड़ दें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लुक अराउंड यहाँ पे, और इसकी रीजन है, वन इज ऑफ कोर्स अलग फजल से मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म है, एयरफोर्स है, फिर देन यू हैव लीडरशिप, चाहे वो आर्मी चीफ है, एयर चीफ है, फ्रंट लाइन से लड़े हैं, उसके बाद नेवल चीफ है, चेयरमैन है और ऑपरेशनल कमांडर्स हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग लतीफा चल रहा है कि पिछले दिनों भारत में औरंगजेब, आलमगीर और बाबर के अगेंस्ट, बाबर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कैंपेन की गई और कहा गया जो औरंगजेब की हम खबर खोदेंगे और नाम मिटा देंगे। मैंने कहा जी आपके इस वक्त जो है एयरफोर्स के दो जो है ना टॉप कमांडर और स्टाफ ऑफिसर है ना, एक औरंगजेब है, AVM औरंगजेब जो जिन्होंने ब्रीफिंग दी है, और इनके हमारे चीफ का नाम है ज़ैनुद्दीन। तो यू हैड इट बिकॉज़ 300 साल इसको पिटते रहे। ट्राइंग टू से कि वो पहले औरंगजेब को नहीं भूले, वो इस औरंगजेब को भी अगले 5 साल नहीं भूलेंगे, 500 साल। Honestly, अच्छा एक और मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दें, जो अब बाहर बहुत डिस्कशन है कि मेरी अपनी असेसमेंट मैंने सिविल लॉग भी किया है, जो बैटल हार्डनिंग हुई है ना पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स की और किसी हद तक नेवी की, जब 20 साल हमने जंग लड़ी, हमारा कोई सिपाही से लेके चीफ तक कोई बंदा नहीं, इंक्लूडिंग आई थिंक फजल ने 3-4 दफा ना हार्ड कॉम्बैट नहीं देखा, चाहे वो वॉर ऑन टेरर के खिलाफ था। तो आपके ना सेकंड नेचर बन जाती है। एक ये है, दूसरी बैटल हार्डनिंग हुई है पाकिस्तानी कौम की, और इस पर भी बातचीत शुरू होगी कि अभी बाहर में देखा था यूके से एक वो है, एंड आई एम माई सेल्फ कमेंटेड कि जी यहाँ पे आपका फायर हो रहा था फतह 1, वहाँ पे साइड पे ना लोग बैठे हुए थे, आपने पिक्चर देखी होगी, या वो लड़का है जो रेंजर के साथ मिलकर ड्रोन को मार रहे हैं, लड़के ड्रोन के पास आके जा रहे हैं। तो इसमें आई थिंक इट्स अ ह्यूज मैसेज कि वो लोग कह रहे हैं कि यार ये 10-12 लाख की फौज नहीं है। मैं इसी पे इसको मैं लास्ट पार्ट के लिए वैसे रिजर्व करना चाह रही थी जो आपने छेड़ दिया है, लेकिन हम इसे डिस्कस डिटेल में करेंगे। बेगम साहब, कमर चीमा साहब भी चुके मौजूद हैं और उन्होंने बात की थी कि अब ऐसा नहीं होगा कि भारत कभी भी एविडेंस के बगैर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए और चढ़ दौड़े, हम पंचिंग बैग नहीं, हमने बता दिया। लेकिन कमर चीमा साहब, हमने जवाब जो दिया है इंडिया को वो तो दिया है हमने, तो ये जवाब एक्चुअली बहुत सारी और जगहों पर भी पहुंचाया है जिनको ये तवक्को नहीं थी कि ऐसा मैसिव जवाब पाकिस्तान की तरफ से आ सकता है। आप समझते हैं कि दुनिया का आप देखने का नज़रिया भी चेंज हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया जी। दुनिया को पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज का पहले पता था। ये मॉडर्न टाइम्स हैं, सोशल मीडिया का वक्त है और पैनिक है इस वक्त इंडिया के अंदर। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर लूं, CPEC से मुतालिक जो अफगानिस्तान को इंक्लूड करके जो मीटिंग होने वाली है वो भी बड़ी मानेखेज है जी। वो भी ठीक है, ज़ाहिर बात है हम रीजनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं और हमें खित्ते के तमाम मुमालिक से कारोबार करना है। हमें ये पहले ही अफगानिस्तान को कह चुके हैं कि हमें सेंट्रल एशिया तक एक्सेस चाहिए। सेंट्रल एशिया की मंडियां हमारे लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान में मैस करना चाहता है। बहरहाल जो चीज़ इम्पोर्टेंट है ना जी, मैं थोड़ा सा इसको समझना हूँ कि हमें अपनी जो हमारे बहुत सारी जो नेशनल
जो थिंकिंग है वो डोमेस्टिकली मामलात में सोचने पे गुजर जाती है, और वो भी ज्यादातर हम पॉलिटिकल स्फेयर में गुजरते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी कौम की डायरेक्शन बदलनी चाहिए, हमें अपने सोचने की डायरेक्शन बदलनी चाहिए। देखिए, ये नरेंद्र मोदी की तीसरी टर्म है, और तीसरी टर्म है, और पाकिस्तान में भी 3 ही टर्म्स उस दौरान गुजरी हैं, और हर दफा पाकिस्तान कोशिश करता रहा कि मोदी से अच्छे ताल्लुकात हों। SCO पे आपको याद है डॉक्टर जयशंकर आए, हमने बहुत अच्छा वेलकम किया ताकि एक अच्छा मैसेज जाए और पता। और आप देखें कि हमने जयशंकर को वेलकम किया, वो पाकिस्तान पे हमला करने को तैयार हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को ये साइलेंस तोड़ देनी चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी अगले 4 साल वजीर आजम है, और जिस तरह उनकी पॉपुलैरिटी है, इस वाक़े के बाद पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, लेकिन जिस तरह पॉपुलैरिटी है वो ड्रामा श्रामा तो कर लेते हैं। अगर वो 5 साल अगले और भी है, तो आप ये इमेजिन करें कि 9 साल भारत और पाकिस्तान का कोई डायलॉग नहीं है। आपने 11 साल खामोशी में गुजारे हैं। ये फरवा साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने 11 साल खामोशी में गुजारे हैं, इस इंतजार में गुजारे हैं भारत से बात करनी है। बहुत अच्छी, दुनिया ने हमारा पेशेंस देख ली है। इस वाक़े को केस स्टडी बना के दुनिया से बात करें कि भाई साहब बात ये है, ये दहशतगर्दी भी हमारे बात करवाते हैं, और दूसरा हमारी पॉलिटिकल क्लास और फॉरेन मिनिस्टर को बोलना शुरू कर देना चाहिए। आपको पता है हम लोग बात ही नहीं करते। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल से कमर जीमा साहब, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो आप बात करें। अगर ये वाक़या ना होता तो शायद मैं ये अल्फाज ना कहती, लेकिन जिस तरीके से हमारी कैबिनेट ने, हमारे वुज़रा ने हमारा केस लड़ा इंटरनेशनली, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर वापस आते हैं। मेरा ख्याल से उसकी मिसाल नहीं मिलती है, और जिस तरीके से भारत की सुबकी हुई है डिप्लोमेसी के मैदान में, वो भी दुनिया के सामने। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त जो भारतीय हैं वो जयशंकर है, उनके इस्तीफे की बात कर रहे हैं, अजीत डोवल के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। पर उससे बात करने से पहले वक्त की कमी है। ब्रिगेडियर साहब, जो हमने दुनिया को कर दिखाया है एक कौम होके, ना सिर्फ अवाम, हमारी आर्म फोर्सेज, हमारे सियासतदान, हमारे एम्बेसडर्स, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्विक मैसेज है। मोदी के मैं कहता हूँ 4 चवलों की एक चौकड़ी है। तो राजनाथ सिंह है, उसमें जयशंकर है, फिर अमित शाह है, और अजीत डोवल है। आई थिंक एंड देन ही इज अ गुंडा हिमसेल्फ। तो मेरे ख्याल में इंडिया शुड गेट रिड ऑफ देम। और बाकी आई थिंक हाइब्रिड वॉर की बात होती थी तो लोग हंसते थे। पाकिस्तान ने आई थिंक डिफीट किया है 5 डोमेन में। आपने मिलिटरीली, उसके बाद डिप्लोमेटिक, आप कह लें इवन इकोनॉमिक वॉर फिर हुआ आपके ऊपर, लीडरशिप, और फिर आया था इंफॉर्मेशन वॉर, फिर विच में आई थिंक मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपका चैनल है, इसमें सोशल मीडिया है। वंडरफुल कंडक्ट और बड़ा डिसेंट तरीके से। आई थिंक अगर इंडियन मीडिया को देखें, गोदी में के बाद 180 डिग्री क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। तो आई थिंक पाकिस्तान इज राइजिंग, इंडिया इज फॉलिंग। लेट्स सी कि आगे फ्यूचर में चीजें किधर जाती हैं। ठीक है, कमर चीमा साहब। देखिए जी, पाकिस्तान ने एक यूनिटी दिखाई है, और आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, कामनेस है, लोग बड़े मुतमईन हैं कि हमने बस जो 6 घंटे बम्बार्डमेंट की, उसके बाद आधे घंटे बाद उनकी खातून आके कह गई कि भाई हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवा लिया। आप दुनिया लिख रही है हमारी कामयाबी की कहानियाँ। मैं समझता हूँ ये दुनिया को लिखने दें, और जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि जब हम करेंगे तो दुनिया देखेगी। तो मेरा ख्याल है आज जो इंडिया के अंदर लड़ाई है, यही हमारी कामयाबी है। लेकिन हमें, मेरा ख्याल है, बहुत लंबा सोचना चाहिए। हमें अपने पैटी मसलों से निकल के एक रीजनल और इंटरनेशनल अप्रोच रखनी चाहिए। वी आर द मोस्ट इनवर्ड लुकिंग नेशन, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा हमारी पोटेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ठीक ठीक। एयर मार्शल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस इत्तेहाद पर? जी देखिए, इस वक्त जो भारत ने कोशिश की, उन्होंने एक्चुअली डेटरेंस को जो है चैलेंज किया था, और हमने अपनी जो डेटरेंस है उसको रिस्टोर किया है। और कौम हमारी जो है उसके बारे में जो उसकी एस्टिमेशन थी, हमने वो भी टोटली उसको निगेट किया है। तो मेरा ख्याल है, मैं कमर चीमा साहब की बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि हमें ये स्पिरिट जो है ना, इसको अलाइव रखना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ये है कि हम बहुत जल्द चार्ज हो जाते हैं, और फिर उसके बाद बहुत आसानी से हमारा फोकस भी हट जाता है नेशनल सिक्योरिटी के जो हमारे ग्रेटर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके ऊपर हमारी सियासी क़यादत को बहुत जो है ना एहतियात के साथ और बड़े विगरसली इसको परसू करना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी फौज का, हमारी आवाम का, हमारे एम्बेसडर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का,
हमारे टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना लोहा मनवाने वाले नौजवानों का, और मेरे जो साथी कलीग्स मुख्तलिफ चैनल्स पर बैठे हैं मीडिया के, उनका भी, क्योंकि हमने साबित कर दिया कि हम एक कौम हैं। जब बात हमारी आन शान पर आ जाएगी, हमारी धरती माँ पर आ जाएगी, तो फिर हम एक हैं और एक होकर मुकाबला करेंगे। बहुत सारे आप विजुअल्स सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि कैसे आवाम का जोश व जज्बा जो था वो देखने के काबिल था। भारत समझा शायद डरा दिया जाएगा, भाग जाएंगे लोग, अपनी हुकूमत पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन हमारे सियासतदानों ने भी साबित कर दिया कि हम अफवाज और पाकिस्तान और उनके अवाम के साथ खड़े हैं। यही जज्बा किसी भी कौम को बुलंदी की चोटी पर पहुँचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो हमने कर दिखाया। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब आपका भी, ब्रिगेडियर साहब आपका भी, कमर चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और जनाब मोदी साहब की स्पीच आपने देखी, उनके मिलिट्री कमांड्स की स्पीच भी आपने देखी, लेकिन अब आप ये ज़रा मुलाहिज़ा करें, मुझे भी इजाज़त दीजिए, देखिए कि चीनी इन्फ्लुएंसर्स ने भारत के साथ आप बीती जो उनके साथ हुई है उसको कैसे डिस्क्राइब किया। कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।